और जिस तरह इजराइल कहता है कि जी ये तो हमारी एग्जिस्टेंशियल वॉर है, तो ये क्या ईरान के लिए एग्जिस्टेंशियल वॉर नहीं है? अब ईरान जो है, आई थिंक उसकी स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छी और ज्यादा मुझे मजबूत नजर आ रही है कि जी। इतने स्ट्रॉन्ग उनके पास तो देखे उस तरह के ना हथियार हैं और ना उस तरह के जखायर हैं जी। हथियारों के। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है? उन्होंने जिस तरह एक मल्टीपल क्लस्टर्स ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल्स, और पहले उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने अपने ओल्ड स्टॉक से शुरू किया, जी। विद द रिजल्ट के वो जो इंटरसेप्टर्स थे वो इतने ज्यादा टारगेट्स को एक इकट्ठे नहीं रोक सके। और आपने देखा जिस किस्म की तबाही इजराइल में भी हुई है, वो तो जी। छुपाते हैं, बताते नहीं है, बाद में सब चीजें जो हैं वो बाहर आ जाएंगी। इसी जी। तरह इजराइल ने छुप के नहीं किया, सॉरी, ईरान ने छुप के, बिकॉज अगर आप शुरू से अब तक देखें तो सुबह दोपहर शाम उनका जो लॉजिक है कि उन्होंने ईरान को क्यों अटैक किया, वो हर लम्हे चेंज होता हुआ नजर आता है। पहले कहा कि जी हम तो इनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी हालत में नहीं लेने देंगे और हम नहीं चाहते कि वो न्यूक्लियर केपेबल कंट्री बने, तो वो अपना प्रोग्राम डिसमेंटल। जब नेगोशिएशंस हो गई, बात हो रही थी और ऑलमोस्ट ये था कि जी शायद कोई एग्रीमेंट हो जाए, तो आपने नेगोशिएशंस की आड़ पे उन पे हमला कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि जी अब तो हम रिजीम चेंज चाहते हैं। भाई आप पहले सोच लें कि आपको रिजीम चेंज चाहिए, आपको न्यूक्लियर डिसेबल करना है उनका, या अब आप एक और फरमाइश लेकर आ गए हैं जो कि किसी भी लॉ में वो प्रोहिबिटेड नहीं है, और वो ये है कि जी इनका कि मिसाइल टेक्नोलॉजी भी ये अपनी खत्म कर दें और मिसाइल बनाने की कैपेसिटी भी खत्म कर दें। तो अव्वल तो ये बहुत सख्त कंफ्यूजन है। इसराइल का जहां तक ताल्लुक है, वो तो चाहते ही रिजीम चेंज है, बिकॉज वो समझते हैं कि ग्रेटर मिडल ईस्ट, ग्रेटर इसराइल बनाने में, और उनकी जो इस वक्त उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सबसे बड़ा खतरा ईरान है। और ईरान में नॉट एज अ कंट्री बट एज अ रिजीम, तो उनकी हमेशा ही से ये ख्वाहिश रही है कि रिजीम चेंज जो है वो वहां पे आए, और इसीलिए आई थिंक इजराइलियों के इन्फ्लुएंस ही में आके इन्होंने ये इकदाम उठाया है कि आयतुल्ला खamenei का जिस तरह असैसिनेशन उनकी की है इन्होंने। लेकिन मैं बिल्कुल, हमारे जो ईरानी जर्नलिस्ट भाई कह रहे थे, मैं उनसे पूरी मुत्तफिक हूं कि ये ईरान को समझे नहीं है। ईरान एक बहुत सिविलाइजेशनल पुरानी स्टेट है, और ईरान ने तो कभी नहीं किसी के ऊपर हमला किया, ईरान के ऊपर हमले ही होते आए हैं। और ईरान ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में बहुत रिजिलियंस और यूनिटी का मुजाहरा किया है। अब देखिए 47 इयर्स से एक मुल्क है जो मुस्तकिल सैंक्शंस की उसमें है, कांस्टेंट सैंक्शंस है उसके ऊपर आपने इराक की जंग मुसल्लत कर दी, उस पर खुद फोर्सेस उतार के कब्जा करने की कोशिश करती, सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन हर मुश्किल से ईरान पहले से ज्यादा जो है वो ताकतवर बन के और ज्यादा रिजिलियंट कौम बन के सामने आया है। इस वक्त जो है आई थिंक बहुत ज्यादा मिसकैलकुलेट इन्होंने किया है अमेरिकन ने, बिकॉज दे थॉट के बस हम जाएंगे अपना बेतहाशा सी बमबारी करेंगे, टारगेटेड असैसिनेशंस करेंगे और रात का ढेर बन जाएगा। लेकिन आपने देखा कि ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि ईरान में एक तो उनका जो सक्सेशन मैकेनिज्म है वो बहुत ही उन्होंने रिफाइंड और लेयर्ड बनाया हुआ है। एक उनका लेयर खत्म हो जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा खत्म होगा तो तीसरा आ जाएगा। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर ये एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो थी उसको एलिमिनेट करके अगर
दूसरा जो आएगा वो इनको क्या लगता था कि वो कम हार्ड लाइन होंगे या वो कम ईरानी होंगे और अपने आप को। और कुछ लोगों का ख्याल है नगवाना साहबा कि अमेरिका ने गलत या और इजराइल ने गलती ये किया है कि उन्होंने वो फॉर्मूला जो मुसल्लह तंजीमों को डिसमेंटल करने के लिए इख्तियार किया और इस्तेमाल किया, जैसे कि हिजबुल्लाह के लिए उन्होंने टॉप लीडरशिप को ख़त्म किया, हमास की टॉप लीडरशिप को टारगेट किया और उससे वो तंजीमें कमज़ोर हुई। तो उन्हें लगा कि शायद अगर एक हुकूमत के साथ भी यही किया जाएगा, उनकी टॉप लीडरशिप को अटैक किया जाएगा, तो उसके नतीजे में जो रियासत है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो क्या ये फॉर्मूला जो मुसल्लह तंजीमों पर इस्तेमाल हो रहा है वो एक रियासत पर भी इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, ये मुझे तो आई कुड बी टोटली रॉन्ग, बट ये जो हिजबुल्लाह, होतीज, ये इनकी कैपेसिटी हमास कम हुई है, लेकिन ये इनएक्ट नहीं हुए। देखिए, ये बहुत एक इंट्रेंच्ड आइडियोलॉजी है और जिस तरह इजराइल कहता है कि जी ये तो हमारी एग्जिस्टेंशियल वॉर है, तो ये क्या ईरान के लिए एग्जिस्टेंशियल वॉर नहीं है? अब ईरान जो है, आई थिंक उसकी स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छी और ज्यादा मुझे मजबूत नजर आ रही है कि इतने स्ट्रॉन्ग उनके पास तो देखे उस तरह के ना हथियार हैं और ना उस तरह के जखायर हैं हथियारों के। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जिस तरह एक मल्टीपल क्लस्टर्स ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल्स और पहले उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने अपने ओल्ड स्टॉक से शुरू किया विद द रिजल्ट के वो जो इंटरसेप्टर्स थे वो इतने ज्यादा टारगेट्स को एक इकट्ठे नहीं रोक सके। और आपने देखा जिस किस्म की तबाही इजराइल में भी हुई है, वो तो छुपाते हैं, बताते नहीं है, बाद में सब चीजें जो हैं वो बाहर आ जाएंगी। इसी तरह इजराइल ने छुप के नहीं किया, ईरान ने छुप के। सही है। चलिए, बहरहाल चलिए एक लिस्ट में रजीम चेंज एक ऑप्शन के तौर पर उन्होंने रखा हुआ है, वो आप कह लीजिएगा टॉप ऑफ द लिस्ट है या नंबर 2 है, नंबर 3 है, लेकिन साथ ही साथ एक और भी उनका टारगेट है, वो ये है कि इस्लामी ताकतें जो हैं वो इस्लामी ताकत, और इसके लिए उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है क्रेजी रजीम का। नगमाना हाशमी साहब, अभी एक कमेंट किया बाकरी साहब ने, उन्होंने कहा कि ईरान तो 1 साल तक जंग लड़ सकता है, लेकिन क्या अमेरिका भी लड़ सकता है, क्योंकि उनके मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं। क्या वो चाहेंगे कि मिड टर्म इलेक्शन में अपनी मेजोरिटी है उसको लूज़ कर दें, और अगर लूज़ कर जाते हैं तो फिर अपनी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू कैसे करेंगे? तो आपके ख्याल में क्या ये ट्रिकी पॉइंट है अमेरिका के लिए? जी, अमेरिका के लिए तो ये काफी लेवल्स पे काफी ट्रिकी सिचुएशन अभी बनेगी, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी जो हिकमत अमली इस्तेमाल की है अपना डिफेंस करने के लिए और जो वो कर रहा है, उसने अमेरिका की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई कर दी है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो भी उनके हामी ममालिक थे गल्फ में और मिडिल ईस्ट में, जहां जहां उन्होंने अपनी बेसेस रखी हुई थी, उनको भी उनके लिए भी इस वॉर की कॉस्ट बहुत हाई करती है, क्योंकि इन सारे ममालिक में देखे बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूरोप अमेरिका से आ रही थी, और वो अब 14 मुल्कों में इन्होंने कहा है अमेरिका ने कि जी हमारे शहरी निकल जाए यहाँ से। अब अगर ये 14 मुल्कों में से अमेरिकन और ब्रिटिश और यूरोपियंस ये सारे निकल गए, तो इन ममालिक को चलाएगा कौन? देखिए, सारी जो नॉलेज है और जो इंजीनियर्स हैं और जो चीजें चलाते हैं वो तो फॉरेनर्स हैं। इनके अपने लोग तो अभी बहुत पीछे हैं इस सब में, तो इनकी जो इकोनॉमीज पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए मैं बिल्कुल मारिया सुल्तान से एग्री करती हूँ कि ये कोई आज की तो इन्होंने प्लानिंग नहीं की। आप देखिए कि किस तरह एक एक करके हर वो मुस्लिम मुल्क जो जरा भी ताकतवर था और जो इनकी मर्जी के आगे नहीं सर झुकाया, उसे इन्होंने खत्म कर दिया। अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी, आपको याद होगा, अल्जीरिया और तुनिसिया में जो इस्लामिस्ट थे, उन्होंने फौरन उसके खिलाफ कितना तूफाने बदतमीजी खड़ा किया और उनको उन्होंने हटा दिया। इसके लीबिया के साथ क्या हुआ, इराक के साथ क्या हुआ,
तो ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने पूरा गल्फ और मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बहुत पक्का कर लिया है। और अनफॉर्चुनेटली लेट मी से दिस, क्योंकि हम लोग द मुस्लिम कंट्रीज जो इर्द गिर्द की हैं, उन्होंने इतना ज्यादा इन्हिसार किया है अमेरिकन सिक्योरिटी के ऊपर और अमेरिकन अपने फ्रेंडशिप के ऊपर, कि वो हमेशा ये समझते रहे हैं कि शायद हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है या सबसे बड़ा जिससे हमें सिक्योरिटी थ्रेट है वो ईरान है, और उससे बचने के लिए वो कॉन्स्टेंटली अमेरिका के जाल में फंसते चले गए हैं। अब ये जो पिछले 2 साल गजा में हुआ है, और अब जो आप देख रहे हैं कि वो खुले आम कह रहे हैं, अमेरिका भी कह रहा है और इजराइल भी कह रहा है कि जी ये सारा खित्ता जो है ये तो अल्लाह ताला ने